कस्बे वेसल में एक छोटा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पर जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 लोग जहाज में सवार थे, जबकि तीसरा मरने वाला व्यक्ति घर में रह रहा था। साइबेरिया के जंगलों में लगी आग फैलकर अब उसी इलाके में लगे एक नेचुरल रिजर्व तक पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जर्मनी के एक फार्म में काम करने वाले 174 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस कारण फार्म में काम करने वाले 500 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। इतनी बड़ी जगह को क्वारंटीन करने के लिए फार्म के चारों ओर बार फेंसिंग कर दी गई। कोविड की इस महामारी में उत्तर कोरिया से पहली बार खबर आई है कि वहां के क्वेसोंग शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। संक्रमण को लेकर वहां के शासक किम जोंग उन ने सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। अभी तक उत्तर कोरिया कहता आया था कि उसके यहाँ कोरोना के कोई मामले नहीं आए। पुणे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 85 साल की कोरोना योद्धा शांताबाई पवार यानी आजी से मुलाकात की। 85 साल की आजी को देशमुख ने एनसीपी की तरफ से साड़ी और 1 लाख रुपए दिए। देशमुख ने कहा, उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा। लखनऊ में कोरोना के चलते इस साल ईद के मौके पर बाजारों में सन्नाटा है। जहां हर साल बकरीद के कई दिन पहले से ही बाजारों और दुकानों में बकरा मंडी सज जाती थी, तो वहीं इस बार बाजार की रौनक बदरंग हो गई है, जिसकी वजह से लोग काफी मायूस हैं। हरियाणा के पानीपत में हथकरघा उद्योग को बकरीद के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। जो प्रवासी मजदूर कोरोना के लॉकडाउन में अपने घरों को चले गए थे, उनकी वापसी की उम्मीद है। फिलहाल 20% मजदूर ही इस उद्योग में काम कर रहे हैं। लखनऊ में एक 8 साल की मूक बधिर बच्ची गुम हो गई थी, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज कैंपस से करीब 9 घंटे में ढूंढ निकाला। बच्ची को तलाशने में लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने 25 अलग अलग टीमों को लगाया, जिनकी बड़ी मशक्कत के बाद ये बच्ची मिल सकी। परिवार वाले पुलिस की आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अयोध्या मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। खबरों के मुताबिक मंदिर के निर्माण में महंगे पत्थरों के अलावा सोना, चांदी, तांबा, महंगी लकड़ी का भी इस्तेमाल होगा। लकड़ी का उपयोग दरवाजों के लिए होगा, जबकि सोना और चांदी गर्भगृह के दरवाजे से लेकर अन्य दरवाजों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया जाएगा, वो पत्थर अयोध्या के कार्यशाला में तराशे जा रहे हैं। अयोध्या बाईपास के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दी मंजूरी। अयोध्या बाईपास पर खर्च होंगे 40 करोड़। इसकी साज सज्जा पर 15 करोड़ खर्च होंगे। अभी तक 30% काम पूरा हुआ है। अयोध्या अंडरपास 29 जुलाई को शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई को कहा था और स्थानीय सांसद ने भी इसके लिए आग्रह किया था। एनडीटीवी ने फिर एक बार जीता विश्वास पर। देश का सबसे भरोसेमंद समाचार माध्यम 2019। एनडीटीवी की स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता। Thank you for your endorsement of serious journalism. आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। क्या आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। भ्रष्टाचार। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चुप करो। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो इन्हें, मार दीजिए। फिर से खुल सकते हैं सिनेमाघर। अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी, लेकिन स्कूल और मेट्रो अभी बंद ही रहने के आसार। देश में लगातार चौथे दिन 50,000 के आसपास मामले। कर्नाटक में मामले 1 लाख के पार। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में ही बढ़ रहे हैं मामले। लेकिन दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 613 नए केस। 26 मई के बाद सबसे कम केस। कोरोना का असर घटने से खाली पड़े हैं कई कोविड केयर सेंटर। दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल jobs.delhi.gov.in को शानदार कामयाबी। 6 घंटे में 51,000 से ज्यादा लोगों ने नौकरी मांगी और 1,071 कंपनियों ने
18,585 नौकरियों के ऑफर दिए। इस वेबसाइट पे जाके आप नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात अनलॉक 3 की करते हैं। अभी देश में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 चल रहा है और 1 अगस्त से कुछ बदलावों के साथ अनलॉक 3 की शुरुआत होगी। सिनेमाघर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि इस बार सिनेमाघर जो है वो खुल सकते हैं। अगस्त से क्या क्या बदलाव और हो सकते हैं ये भी आपको जानकारी देते हैं। हालांकि हमें अभी सूत्रों से ही फिलहाल ये जानकारी मिली है। सिनेमा हॉल अभी बंद है लेकिन अनलॉक 3 में शर्तों के साथ ये खुल सकते हैं। सिनेमाघर मालिक चाहते हैं कि 50% सीटों की इजाजत हो, जबकि सरकार 25% सीटों के साथ सिनेमाघरों को खोलने के पक्ष में है। जिम भी अनलॉक 3 में कुछ शर्तों के साथ खुल सकते हैं। अभी तक जिम बंद ही है, स्कूल बंद है और वो बंद ही रहेंगे। मेट्रो के भी फिलहाल बंद रहने की ही संभावना है। नियमित ट्रेनों को लेकर अभी फैसला होना बाकी है और आपको बता दें कि देश में सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही अभी चल रही हैं। नियमित घरेलू उड़ानों पर भी अभी फैसला होना बाकी है। फिलहाल कुछ रूट पर ही घरेलू उड़ानें जो है वो जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो कुछ रूट्स पर इसकी इजाजत दी जा सकती है। और अब बात देश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों की करते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 14,35,000 से ज्यादा हो गई है। देश में एक दिन में करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। दिल्ली में कोरोना के मामले बिल्कुल काबू में हैं। आज दिन में बस 613 ही नए मामले सामने आए, लेकिन राहत की इस खबर के बीच कई तकलीफदेह खबरें भी चली आती हैं। दिल्ली में 27 साल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। गरीब परिवार से 10 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे मेडिकल पढ़ाया था इस परिवार ने, और ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर 27 साल के डॉक्टर जोगिंदर चौधरी शनिवार को कोरोना से चली महीने भर लंबी लड़ाई हार गए। परिवार के पास गंगाराम अस्पताल को देने के लिए 3,40,000 रुपए नहीं थे। उनके सहकर्मियों ने 2,80,000 रुपए जुटाए और बाकी रकम डॉक्टर चौधरी के किसान पिता की गुजारिश पर अस्पताल ने माफ कर दी। सबको ही साथ आया और सिर्फ अंबेडकर के डॉक्टर्स नहीं, मुझे लगता है लोकनायक हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, हर जगह के जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एवरीबॉडी ट्राइड टू हेल्प। डॉक्टर जोगिंदर का परिवार मध्य प्रदेश के गांव से है। बेटे की MBBS की पढ़ाई के लिए घर वालों ने बहुत त्याग किए। 12 लाख का कर्ज भी लिया। मेरे पिताजी ने उनके लिए मकान बेचा और एक एक पाई पैसा इकट्ठा कर करके उनको पढ़ाया और उनकी चाहत थी कि पिताजी में खुद मेरा निजी हॉस्पिटल बने। तो पापा का सपना था कि मैं लोन लेके तेरा हॉस्पिटल बनाऊंगा, बेटा तेरे को आगे बढ़ाऊं। बाकी वो आज नहीं रहे, पूरा सपना छोड़ गया। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार अब कुछ बेहतर मदद दे। मैं गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इस कोविड के लिए एक स्पेशल पैकेज हेल्थ केयर वर्कर के लिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकले, 0 बैलेंस में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। केजरीवाल सरकार की नीति है कि कोविड की वजह से मरने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रेड अलर्ट जारी किया था, ये कहते हुए कि अब तक पूरे देश में 99 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है। पर ये आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि IMA जो गिनती करता है वो सिर्फ अपने 3,20,000 सदस्यों के बीच करता है, जबकि कई युवा डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर जोगिंदर चौधरी IMA का हिस्सा नहीं है और भारत देश में 11 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। यूपी के प्रयागराज के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के 24 घंटे बाद कोरोना मरीज की लाश अस्पताल से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली। मरीज के घर वाले अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल का कहना है कि मरीज अपने आप बाहर चला गया और डॉक्टर उन्हें ढूंढ नहीं पाए। शिवशंकर 23 तारीख को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती हुए। उन्हें सांस में दिक्कत थी। उनके घर वालों ने उनसे फोन पे बातचीत की, जो रिकॉर्डिंग दी है
उसमें वो लापरवाही की शिकायत करते सुनाई देते हैं। उनकी बेटी के दोस्त का कोई रिश्तेदार अस्पताल में काम करता है, वो बेहतर देखभाल के लिए उससे सिफारिश लगाने कहती है। सुनो, अब ज्यादा बात मत करो, कल डॉक्टर कह रहा था ज्यादा बात नहीं किया करो, दिक्कत होती है। हम बात कर लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ, हम अपनी दोस्त से बात करके सब सही करवा देंगे। बस परेशान मत होना ज्यादा। हाँ, ये सोचना कि सही होना है और थोड़ा सा भी अंदर से अपने आप को डीमोरलाइज मत करना, ठीक? बाद में हॉस्पिटल के एक सीसीटीवी फुटेज में शिवशंकर शाम 4:30 बजे कोविड वार्ड से बाहर निकलते दिखते हैं। उनकी बेटी सारी रात पुलिस के साथ उन्हें ढूंढती है। अगले दिन अस्पताल से 500 मीटर दूर उनकी लाश मिलती है। स्वरूप रानी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज मेरे पापा नहीं। वहाँ इतनी लापरवाही होती है, वहाँ पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है। मेरे पापा से बोला गया कि अगर ज्यादा बात करोगे तो तुमको इधर उधर कर देंगे। हॉस्पिटल प्रशासन का दावा है कि उनकी अच्छी देखभाल हो रही थी, उनकी हालत में काफी सुधार था। कुछ डॉक्टर्स ने उनका पीछा किया, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही थी और उनको तबीयत में काफी सुधार भी हो रहा था। अचानक कल शाम को 4 बजे वहां से बाहर जाने लगे। तब वहां पर कार्यरत ड्यूटी में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको रोका। तब तक वो समझ पाते वो आगे निकल गए। इसके बाद जब गेट के बाहर जा रहे तो पीछे पीछे वो गए, बाहर तक गए और बाहर तक जाने के बाद भी वो आगे निकल गए, वापस नहीं आए। तब उन्होंने पुलिस चौकी में एक लिखित रूप से उनको सूचना दिया। सिर्फ एक सरकारी अस्पताल या सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की हालत बहुत खराब है। बड़े पैमाने पे लापरवाही हो रही है। खाने पीने और देखभाल की तमाम दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी सरकार का दावा है कि इसने रविवार को 1 लाख से ज्यादा कोविड के नमूनों की जांच की। बस 24 घंटे में टेस्ट की संख्या दोगुनी कर दी। सरकार के ये आंकड़े तब आए हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ये हुआ कैसे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। रविवार को रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, ये यूपी सरकार का दावा है। 24 घंटे में उसके अपने आंकड़े दोगुने हो गए। शनिवार को 57,068 टेस्ट हुए थे। हम सभी लोगों को जो इस कार्य में लगे हुए थे उनको हम बधाई देते हैं। अब कुल मिलाकर के प्रदेश में जो टेस्ट की संख्या है वो 19,41,259 हो गई है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि यूपी ने ये कामयाबी कैसे हासिल की। यूपी सरकार कहती है कि रविवार को हुए 1 लाख में आधे से ज्यादा टेस्ट कम समय वाले थे, लेकिन कम भरोसे वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। बाकी 50,000 टेस्ट आरटीपीसीआर और असली नेट टेस्ट के मेल से हुए थे। शनिवार को हालांकि 57,068 में 33,204 टेस्ट ज्यादा भरोसेमंद आरटीपीसीआर टेस्ट थे। महीने भर पहले 29 जून को 22,328 टेस्ट में से 21,440 टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट थे। तो सरकार का ज्यादा जोर उस तकनीक पर है जो कम भरोसेमंद है। क्या इसीलिए कि नंबर बढ़ाए जा सके? एक और दिलचस्प आंकड़ा ये है कि शनिवार और रविवार के बीच 50,000 के विशाल अंतर से टेस्ट दोगुने हो गए, लेकिन संक्रमण बस करीब 500 बढ़ा। शनिवार को 3,092 नए मामले आए थे, जबकि रविवार को 3,578 मामले आए। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगरा के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला का शव चिता से उतार लिया गया, बस इसलिए कि जिस शमशान घाट में यह अंतिम संस्कार होना था वो ऊंची जाति के लोगों का था। इस शव को 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। तभी होला दिमाग घुमा रहा तुम यार, जो काम करो थे करो नहीं यार, है ना। होगा
देखिए, सजी हुई चिता से पूजा की अर्थी कुछ यूं हटाई गई। घर वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। एक तो 24 साल की उम्र में वो गुजर गई, दूसरे सजी हुई चिता पे शव को मुखाग्नि नहीं दे रही, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रोकने वाले पूजा को नीच कौम समझते हैं। कितने जलील हुए होंगे उसके घर वाले। और जैसे हमने मुखाग्नि देनी चाहिए बच्चे ने, ऐसे में साहब ठाकुर समाज के लोग आ गए कि ये हम लोगों का ये शमशान है, आप इस पे दूसरी समाज का कोई भी नहीं इस पे दाह संस्कार कर सकता है। अब साहब हमारे जो पहले जो हमारे जो मरघट थे उन पे कब्जा हो चुका था, हम मजबूर थे साहब, हम कुछ कर नहीं सकते। हमने बहुत मन्नतें कही उनसे पर वो नहीं माने। पूजा की चिता फिर 4 किलोमीटर दूर उसकी जाति की बस्ती में सजाई गई। उसके 3 साल के बेटे रोहन ने मां को मुखाग्नि दी। यह मंजर जिसने देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। जाहिर है कि पूजा ने इस कौम में पैदा होने की वजह से जिंदगी में बहुत जिल्लत, बहुत अपमान बर्दाश्त किया होगा, लेकिन मरने के बाद किसी के शव का अपमान कम होता है। फिर साहब पुलिस भी आ गई, पुलिस ने भी हमारे लिए साथ दिया। अब पुलिस ने साथ दिया तो वो लोग साहब दंगा फसाद के आने को तैयार हो गए साहब। हमने समझा कि कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं हो जाए जिससे कोई भारी परेशानी हो जाए, इसलिए साहब हमने मजबूरन हमारे समाज का यहाँ से 4 किलोमीटर गांव है नंगला लालदास, वहाँ पे दूसरी जगह जाके वहाँ पे हमने दाह संस्कार करना। पूजा के घर वाले खाना बदोश नट हैं जो 20 साल पहले यहाँ आके बसे। तब वो 4 साल की थी। अच्छा हुआ कि वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं है कि उसे इतना नीच समझा गया कि जिस मिट्टी में खेलते उसने 20 बरस गुजारे, उस मिट्टी में उसे जलने की भी इजाजत नहीं मिली। एक बार खुद को नटों की जगह रख के सोचिए, क्या बेबसी होगी, क्या जिल्लत होगी। गांधी से लेके अंबेडकर तक सब इस जगह आके नाकाम हो जाते हैं, और संविधान भी। आपने इसके बाद पुलिस पे कोई कंप्लेंट की आप लोगों ने कि ऐसे हुआ? नहीं, वहाँ पर वो तो पुलिस तो थी वहाँ पर, मैं जो कंप्लेंट क्या करते, जो भी वाकया था तो पुलिस के ही सामने हुआ था। अब पुलिस ने जांच बिठाई है, देखिए वो जांच कैसे होती है, उसका नतीजा क्या होता है। ये मामला जो है मीडिया के थ्रू पुलिस के संज्ञान में आया था। हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेके खुद से जो है पुलिस की टीम भेजी गई वहाँ पे, और इंस्पेक्टर अचनेरा और सीओ अचनेरा को भी भेजा गया वहाँ पे जांच करने के लिए, और जो भी जांच रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस देश में जातियों को लेकर के भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। राजशाही में तो दूसरी बात थी, लेकिन लोकतंत्र में किसी के लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, इसलिए इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा में नसीम के साथ, लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। चीन से ताजा तनाव के बीच राफेल की पहली खेप भारत आ रही है। 5 राफेल फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए हैं। वो 29 जुलाई को सुबह अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे और इनके आने से भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलेगी। कहा जा रहा है कि पूरे एशिया में ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है। फ्रांस के एयरबेस से उड़े 5 रफालों का पहला पड़ाव यूएई का अल डाफरा एयरबेस रहा। यहां तकनीकी जांच के बाद ईंधन लेकर विमान फिर उड़ पड़ेंगे और बुधवार को ये अंबाला पहुंचेंगे, 7,346 किलोमीटर की दूरी तय करके। On the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. हमारे पायलटों ने हमें बताया कि ये बेहद फुर्तीले, कई भूमिका एक साथ निभाने वाले और बहुत घातक एयरक्राफ्ट हैं। आप इन्हें एक साथ खूबसूरत और दमदार कह सकते हैं। ये सुपर फ्लाइंग मशीन्स हैं जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों द्वारा उड़ाया जाता है।
इन विमानों से न सिर्फ हमारी वायुसेना की शक्ति में इजाफा होगा और हमारी सैन्य तैयारियों को बल मिलेगा, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच सामरिक संबंध भी मजबूत होंगे। इनको 12 भारतीय पायलट लेकर आ रहे हैं। 10 की डिलीवरी मिली है, लेकिन 5 फ्रांस में ही ट्रेनिंग के लिए रुक गए हैं। 2021 के आखिर तक सभी 36 रफाल आ जाएंगे। भारत के लिए रफाल के खास मायने हैं। दरअसल ये भारत की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। ये कई घातक मिसाइलों से लैस है। ये पाकिस्तान के F-16 से काफी बेहतर है और चीन के J-20 पर भी भारी पड़ेगा। ये एक साथ कई टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। खास बात यह है कि इससे बिना सरहद पार किए बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक संभव है। फिलहाल अंबाला पहुंचकर यह विमान गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगा। अंबाला में इनकी तैनाती इसलिए भी अहम है कि यहां से पाक और चीन दोनों की सीमाओं तक पहुंच आसान है। जर्मनी के एक कस्बे वेसल में एक छोटा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पर जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 लोग जहाज में